गीता बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास, भारतीय विषय के कुछ इतिहास, कक्षा 12वीं। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे हड़प्पा सभ्यता की खोज, जिसमें बताया गया था भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कनिंघम, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की, लेकिन उन्होंने उस सभ्यता को सही तिथि के साथ मैच करने में वो चूक गए और उन्होंने उस तिथि को उस समय दिनांकित किया। उन्होंने बताया कि ये इस सभ्यता को वो पहले से ही जानते थे, तो इसलिए हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक हो गई। अब हड़प्पा सभ्यता की एक नवीन खोज, एक नवीन प्राचीन सभ्यता जिसका नए तरीके से उत्खनन शुरू हुआ और भारतीय पुरातात्विक वैज्ञानिकों के द्वारा ये कार्य शुरू किया गया। तो एक नवीन प्राचीन सभ्यता कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मोहरे खोज निकाली, जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कई अधिक प्राचीन स्तरों से संबंधित। इन सबके महत्व को समझा जाने लगा जब नए तरीके से खोज की जाने लगी। 19वीं शताब्दी में उसकी खोज हुई। 19वीं शताब्दी में जब खुदाई के दौरान नई मोहरें प्राप्त हुई तो दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने उसको नए सिरे से उसका महत्व समझा जाने लगा। एक अन्य पुरातत्वविद जिस राखलदास बनर्जी, अंडरलाइन कीजिए आप, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, ये भारतीय पुरातात्विक थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज को एक नई दिशा प्रदान की। उन्होंने मोहरों के ऐसे मोहरों को खोज निकाला जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे और दोनों पूरा स्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के विभाग में थे। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल जॉन मॉर्सन ने पूरे विश्व को सिंधु घाटी सभ्यता की एक नवीन सभ्यता की खोज के बारे में बताया। हालांकि कनिंघम जो प्रथम सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस सभ्यता के बारे में कुछ अलग ही अपनी राय दी थी। इसलिए 1924 में प्रथम बार जॉन मॉर्सन ने भारत की नवीन सभ्यता को, एक भारत को, पूरे विश्व को बताया कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता में एक नवीन सभ्यता की खोज की गई है। जैसा कि S.N. राव, जिन्होंने द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, इसको भी अंडरलाइन कीजिए, ये भी पूछा जाता है, इस पुस्तक का नाम पूछा जाता है। इसमें लिखते हैं कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। यानी उन्होंने बताया कि 3000 वर्ष पहले यह सभ्यता 3000 वर्ष पहले उत्पन्न हुई थी, 3000 वर्ष पहले फली फूली थी। तो इस प्रकार भारत को 3000 वर्ष पीछे छोड़ दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पूरा स्थलों में हुए उत्खननों से हड़प्पा पूरा स्थलों पर मिली मोहरों जैसे तब पहचानी जा सकती थी, वही उसी तरह की मोहरें मिली है। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, पर यह भी कि वो मेसोपोटामिया की समकालीन थी। एक ऐसी सभ्यता की जानकारी मिली जो मेसोपोटामिया के समकालीन थी, जो मेसोपोटामिया के महरों से, मेसोपोटामिया के पुरातात्विक सामग्री से मिलती जुलती थी। तो इसलिए इस सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ जोड़ा गया। तो भारत में 3000 वर्ष पूर्व एक सभ्यता फली फूली थी जो मेसोपोटामिया या हड़प्पा की सभ्यता के नाम से जानी गई। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे और वे यहाँ यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव दिलाए। यानी पहले पेशेवर यानी जो व्यापार के रूप में उसको लेते हैं, पैसों के बदले जो काम करते हैं। और यूनान और क्रीट, वहां पे भी सभ्यताओं की खोज में इन्होंने अपना काम कर रखा था, तो उसी अनुभव को ये भारत में लेकर आए थे। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कनिंघम की तरह ही उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी, पर उन्हें दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की भी उत्सुकता थी। तो इस वजह से इन्होंने भारतीय सभ्यता की खोज में अपना भरपूर सहयोग दिया था, अपना पूर्ण कार्य दिया था। एक छोटे से टिल्ले का ये दे रखा है आपको, देखिए, ये क्षैतिज की तरह, ये टिल्ले इस तरह से बने, स्तर विन्यास की तरह चलते हैं, क्षैतिज की तरह यूं, लाइनों की तरह, ये यूं लाइनों की तरह बने हुए ये टिल्लों की खोज
जो हुई वो बताई गई है। मार्शल पूरा स्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले के समान परिमाण वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे कि एक टीले का या कुछ जगह की खुदाई ना करके कुछ जगह की कुछ टीलों की ही उत्खनन ना करके पूरे क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का उन्होंने प्रयास किया था। इसका ये अर्थ है कि अलग अलग स्तरों से संबंध होने पर भी एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी पूरा वस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत किया गया। अलग अलग टीलों से, अलग अलग जगहों से, स्तरों से संबंध थी, लेकिन खुदाई के बाद उन सबको सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता था। इससे क्या होता था, खोजों के संदर्भ में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त हो जाती थी, जो हमेशा से ही उनके नीचे दबी हुई थी, वो हमें एक साथ प्राप्त हो जाती थी। इसके लिए नई तकनीकी का प्रयोग किया गया और नई तकनीकी के प्रयोग करने की वजह से नए नए प्रश्न सामने आए। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने R.E.M. व्हीलर। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। 1944 में R.M. व्हीलर। इस समस्या उन्होंने जब वो डायरेक्टर बने तो उन्होंने एक समस्या का निदान किया, उन प्रश्नों के उत्तर दिए जिन प्रश्नों के उत्तर बचे हुए थे कि ये कौन सी चीज है, कब की है, कैसे हुई है, क्या इस्तेमाल होता होगा इसका, किस समय की, इस तरह के सारे प्रश्नों के जवाब इस समय मिले हैं। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीलों के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक होगा। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश भी किया। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज की राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा या कोई संबंध नहीं है। आज की राष्ट्रीय सीमाओं से यानी कि आज की राष्ट्रीय सीमाएं अलग है, बांग्लादेश अलग है, भारत अलग है, पाकिस्तान अलग है, अफगानिस्तान अलग है, लेकिन पहले पूरा भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र, अफगानिस्तान का एरिया, पाकिस्तान का, भारत का, ये पूरा एरिया भारतीय उपमहाद्वीप में आता था। इसलिए वर्तमान में तो ये सीमाओं से परे है, सीमाओं से बाहर है, क्षेत्र अलग है। लेकिन उपमहाद्वीप के विभाजन तथा पाकिस्तान के बनने के पश्चात सभ्यता के प्रमुख पूरा स्थल अब पाकिस्तान के क्षेत्र में आ गए। इसी कारण भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पूरा स्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। कच्छ में हुए व्यापक सर्वेक्षण से कई हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आई और पंजाब और हरियाणा में किए गए अन्वेषणों से हड़प्पा स्थलों की सूची में कई और नाम जुड़ गए। यानी भारत के विभाजन के बाद 1947 में जब भारत आजाद हुआ, भारत का विभाजन हो गया, पाकिस्तान नया राज्य देश बना और भारत एक नया देश, एक अलग देश हो गया। तो विभाजन के दौरान सभ्यता के अधिकतर उत्खनन स्थल पाकिस्तान क्षेत्र में चले गए। इसलिए भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में बचे स्थानों पर कच्छ के क्षेत्रों में, पंजाब में, हरियाणा में नए सिरे से खोज की और नए क्षेत्रों को, नए स्थलों की सूची में नाम जोड़े। इससे कई नाम बढ़ गए, जिसमें कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और हाल ही में जो धौलावीरा की खोज हुई वो भी ये नए क्षेत्र है और इनमें अन्वेषण अभी भी जारी है। इन दशकों में नए प्रश्न महत्वपूर्ण हुए, नए जगहों की खोज हुई, तो नए जगहों की खोज की वजह से नए प्रश्न भी सामने आए। यहाँ कुछ पुरातत्वविद आमतौर पर सांस्कृतिक उपक्रम का पता लगाने के इच्छुक रहते हैं। सांस्कृतिक उपक्रम यानी लोगों के जीवन के बारे में, उनका रहन सहन, उनका खान पान, ये सारा सांस्कृतिक उपक्रम में आता है, तो उसके तरफ ज्यादा इच्छुक रहते हैं। वही कुछ और विशेष पूरा स्थलों की भौगोलिक स्थिति के पीछे निहित कारणों को समझने का भी प्रयास करते हैं। भौगोलिक स्थिति यानी ये परंपरा कितने क्षेत्र तक फैली हुई थी, कितने भौगोलिक भाग में ये फैली हुई थी, उसके बारे में जानने का भी प्रयास करते हैं। वे पूरा वस्तुओं की रूपनिधि से भी जूझते हैं और उनकी संभावित उपयोगिता को समझने का प्रयास भी करते हैं। 1980 के दशक में, 1980 के दशक का मतलब है 1980 से लेके 90 के बीच में, इन 10 सालों के बीच में हड़प्पाई पूरा इस तत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ती रही। अब न केवल भारत में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी विश्व के अन्य देश भी इसके बारे में जानने की उनकी उत्सुकता बढ़ने लगी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर उपमहाद्वीप के तथा विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य करते रहे हैं। वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जिनमें मिट्टी, पत्थर,
धातु की वस्तुएं तथा वनस्पति और जानवरों के अवशेष प्राप्त करने हेतु सत्य का अन्वेषण और साथ ही उपलब्ध साक्ष्यों के हर सूक्ष्म टुकड़े का विश्लेषण सम्मिलित है। यानी मिट्टी के, धातु के, पत्थर के, जानवरों की हड्डियां, वनस्पति यानी पेड़ पौधों के गले हुए जमीन में दबे हुए टुकड़े, उन सब सूक्ष्म टुकड़ों का विश्लेषण करते हैं और इन विश्लेषण के माध्यम से अपने परिणामों को सामने रखते हैं, जिससे रोचक परिणामों की आशा दिलाते हैं और रोचक परिणामों के बारे में हमें बताते हैं। अब है अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या, यानी जो अतीत में हुआ और जो वर्तमान में हो रहा है, अतीत की सभ्यता को वर्तमान से जोड़ते हुए कि पहले ऐसा होता था और वर्तमान में भी ऐसा हो रहा है, इन समस्याओं को अतीत को वर्तमान से जोड़कर उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इससे पहले देखिए, ये एक ब्रैकेट में आपके दे रखा है। हड़प्पा में व्हीलर ने आरंभिक पुरातत्वविद कई बार साहस की भावना से कार्य करते थे। व्हीलर ने हड़प्पा में अपने अनुभव के विषय में लिखा है। व्हीलर ने क्या लिखा है कि मुझे याद है, यानी उनको याद है 1944 की एक गर्म रात को पुरातत्वविद सर्वेक्षण के नवनियुक्त डायरेक्टर जनरल के रूप में अपने स्थानीय मुस्लिम अधिकारी के साथ हड़प्पा नामक एक छोटे से रेलवे स्टेशन से एक गहरे बालू के रास्ते पर 4 मील की टांगों की सवारी, उस समय टांगे की सवारी होती थी बेटा, हमारे वर्तमान की तरह कारें बस से तो होती नहीं थी, तो 4 मील की टांगे की सवारी, उसमें वो जाते हुए, वहाँ एक मुस्लिम अधिकारी थे, भारत में मुस्लिम हिंदू सभी रहते थे, मुस्लिम अधिकारी भी होते थे, तो उन्होंने उनके बारे में बताया कि वो टीलों की तरफ गए और जो चांद की रोशनी से अवलोकित थे, उस समय चांदनी रात थी, उसके समीप एक विश्राम गृह में पहुंचे। अपने चिंतित सहकर्मी को इस चेतावनी की, हमें अपना निरीक्षण अगली सुबह 5:30 बजे आरंभ करना है। उनको लगा कि 5:30 बजे से 7:30 बजे तक उनको समाप्त कर देना, यानी 2 घंटे 3 घंटे में वो निरीक्षण पूरा करना है। तो इस वजह से वो चिंतित थे कि इतने कम समय में वो कैसे कर पाएंगे। तो बहुत अधिक गर्मी थी। उसके बाद प्रवेश द्वार में काली आकृति के पंखे वाले को धीरता पूर्वक बैठे छोड़ तथा पड़ोस की बीहड़ से अनगणित सियारों की रात की हवा को चीरती हुई आवाज के बीच हम सोने चले गए। अगली सुबह 5:30 बजे हमारे छोटे से काफिले ने बालू के टीले की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। उन्होंने किस प्रकार ये खुदाई का कार्य शुरू किया, अपने अनुभव उन्होंने अपनी इस किताब में बताए हैं कि वो गए, रात अंधेरी रात थी, बीहड़ थे, बीहड़ यानी जंगल थे, जंगलों के आसपास उनको पूरा रेगिस्तानी इलाका था, वहां पे सुबह के 5:30 बजे उनको ये शुरू करना था खुदाई का। 10 मिनट के भीतर ही वो रुके और सबसे ऊंचे टीले को देखते हुए अपनी दृष्टि पर अविश्वास के साथ अपनी आंखें मलने लगे। अविश्वास यानी उनको नहीं लग रहा था कि खुदाई के दौरान कुछ मिलेगा। 6 घंटे के बाद भी मेरे घबराए हुए कर्मचारीगण तथा मैं सूर्य की तेज रोशनी में कुदालियां और चाकुओं के साथ कठिन परिश्रम कर रहे थे। यानी 6 घंटे की खुदाई के बाद भी उनको कुछ नहीं मिला, इसलिए अविश्वास था, उनको प्राप्त कुछ हो नहीं रहा था। मुझे डर है कि मेरे सहयोगी काम में के मेरे जुनून के कारण मुझे सनकी ना समझ ले। ये IEM व्हीलर, इन्होंने माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान 1976, इसमें इन्होंने ये बताया है। देखिए, अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या है, किस प्रकार अतीत को वर्तमान से जोड़कर उन समस्याओं को दूर किया जाता है। जैसा कि हमने देखा है, हड़प्पाई लिपि से इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि ये भौतिक साक्ष्य जो पुरातत्वविदों को हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक है। लिपि मिली है, चित्रात्मक लिपि है, जिसको देख कर समझा जा सकता है, पढ़ा नहीं जा सका है, इस वजह से वो लिपि हमारे उस सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिली है। लेकिन फिर भी उन चित्रों को, किस प्रकार के चित्र बने, उस मोहरों पर किस तरह के चित्र बने और उन चित्रों से क्या संबंध रखते हैं, उनको पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये वस्तुएं मृदभांड है, औजार है, आभूषण है, घरेलू सामान, ये सब हो सकते हैं। कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी तथा सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ भी सामान्यतः सड़ जाते हैं। विशेष रूप से ये उष्णकटिबंधीय जो इतना गर्म सेक्टर है भारत का, इतनी तेज धूप रहती है, तो वहां पे क्या बच पाता है? पत्थर की वस्तुएं, पक्की मिट्टी की बनी वस्तुएं, धातु की वस्तुएं, यही बच पाती है और उनके आधार पर ही ये पता किया जा सकता है कि ये क्या है, ये सभ्यता किस समय की है, उनका क्या काम होगा, ये सारी जानकारी
प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। यह भी याद रखना आवश्यक है कि केवल टूटी हुई अथवा अनुपयोगी वस्तुएं ही फेंकी जाती है, अन्य वस्तुएं संभवतः पुनः चक्रित की जाती है। परिणाम स्वरूप जो बहुमूल्य वस्तुएं अक्षत अवस्था में मिलती है, या तो वे अतीत में खो गई थी या फिर संचयन के पश्चात कभी दोबारा प्राप्त नहीं की गई थी। अन्य शब्दों में कुछ खोजें प्रारंभिक की बजाय संयोगिक की होती है, यानी प्रारूपिक की बजाय संयोगिक होती है, यानी संजोग से वो हमें मिल जाती है और उनको हम उस सभ्यता से जोड़ने का प्रयास करते हैं। खोजों का वर्गीकरण पूरा वस्तुओं को पुनः प्राप्ति पुरातात्विक उद्यम का आरंभ मात्र है। इसके बाद पुरातात्विक अपनी खोजों को वर्गीकृत करते हैं, यानी जो वस्तुएं प्राप्त होती है उनको वर्गीकृत करते हुए बांट लेते हैं। ये पत्थर की वस्तुएं, ये मिट्टी की है, ये धातु की है, अस्थियों की है, ये सारी वस्तुएं। और एक तरह की वस्तुएं परियुक्त पदार्थ, उसको एक सामान्य वर्ग में ले लेते हैं। दूसरी वस्तुएं होती है कुछ जटिल होती है, उनको औजार है, आभूषण है, उनको दूसरे वर्ग में ले लेंगे। इस तरह से उनका वर्गीकरण कर लिया जाता है। तो पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथीदांत आदि के संबंध में होता है। दूसरा और अधिक जटिल उनकी उपयोगिता के आधार पर, एक तो उपयोगिता के आधार पर और एक प्राप्ति के आधार पर उनका वर्गीकरण कर लिया जाता है। उदाहरणतः कोई पूरा वस्तु एक औजार है या एक आभूषण या फिर दोनों अथवा अनुष्ठानिक प्रयोग की कोई वस्तु है, उनको वर्गीकरण के तौर पर अलग अलग बांट लिया जाता है। किसी पूरा वस्तु की उपयोगिता को समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता पर आधारित होती है। यानी कि पुरानी वस्तुएं क्या काम आती थी, वो वर्तमान को देखकर, जैसे वर्तमान में पुरानी वस्तुओं में हमें अवलोकन चक्कियां मिली है, उन चक्कियों को वर्तमान में भी हम उसी तरह की चक्कियां काम में लेते हैं। सिलवटा एक सबसे अच्छा उदाहरण है कि सिलवटे में हम मसाला पीसने के लिए, लिक्विड वस्तुएं तैयार करने के लिए इस तरह से काम है, और आटा अनाज पीसने के लिए, आटा बनाने के लिए ये भी काम में लेते हैं। तो उनको देखकर उसी तरह की वो वस्तुएं मिली है, तो उन वस्तुओं को वर्तमान उपयोगिता के आधार पर, यही उपयोगिता के आधार पर समझने का प्रयास किया जाता है कि ये उस समय इस काम में आती होगी। घर में जो मिली थी घरों के हिसाब से, जो बाहर मिली, नाले में मिली, जो कब्र में मिली या फिर भट्टी में मिली, तो जो वस्तुएं जिस जगह पर मिली है उनकी उपयोगिता के आधार पर उनको समझने का प्रयास किया जाता है। कभी कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा भी लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए, हालांकि कुछ हड़प्पा स्थलों से कपास के टुकड़े मिले हैं, पर पहनावे में के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे मूर्तियों के चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। कपास के मिले लेकिन कपड़े नहीं मिले। मूर्तियों में जिस तरह से वस्त्र वगैरह बताए रखे, उन्हीं के आधार पर किस तरह के कपड़े पहनते होंगे, उन्हीं के आधार पर हमें उन्हीं पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्हीं के चित्रण से ये बताया जाता है। पुरातत्वविदों को संदर्भ की रूपरेखाओं को विकसित करना पड़ता है। हमने देखा कि पहली प्राप्त हड़प्पाई मोहर को अब तक नहीं समझा जा सका है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर चित्रात्मक लिपि है, उस लिपि को आज तक नहीं पढ़ा गया है, तो पुरातत्वविदों को उससे समझने के लिए कोई संदर्भ ही नहीं मिला है। सांस्कृतिक अनुक्रम जिसमें वो मिली थी तथा मेसोपोटामिया में हुई खोजों की तुलना, दोनों के संबंध है, तो इस वजह से वो आज तक रहस्यमय बनी हुई है। व्याख्या की कई समस्याएं हैं। उन समस्याओं को विशेषकर जो धार्मिक रूप से जुड़ी हुई बातें हैं, वो उसमें कई समस्याएं आती है, वो स्पष्ट रूप से हमें उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। पुरातात्विक व्याख्याओं की समस्याएं संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयास में आती है। धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण में इसलिए आती है कि कई वस्तुएं ऐसी हैं, जैसे एक मूर्ति मिली है जिसे पुरोहित की मूर्ति माना गया है। अब वो पुरोहित की मूर्ति भी हो सकती है, या किसी शासक की मूर्ति भी हो सकती है, या किसी राजा की मूर्ति भी हो सकती है। इस तरह से मूर्तियों को हम एक साक्ष्य मानकर पूर्ण रूप से उसका स्पष्टीकरण नहीं कर पाते हैं। फिर एक छोटे आकार के लिंग के आकार के पत्थर के टुकड़े मिले 2-2 इंच के, उनको, ये वो लिंग के आकार की आकृति है, तो उनसे ये भी माना जाता है कि शिव की लिंग के आकार में इसकी पूजा की जाती होगी। या उन पत्थरों को खेलने के रूप में, चौसे के रूप में भी काम में ले सकते होंगे। तो ये धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयास में कई समस्याएं सामने आती है। आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता है कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थी, संभवतः धार्मिक महत्व की होती थी। उनमें आभूषणों से लदी हुई नारी मरण मूर्तियां, नारी की बहुत अधिक मरण मूर्तियां मिली है, जो उस समय ये बताती है विस्तृत प्रसाधान में थे, ये शामिल है। ये बताया जाता है कि उस समय
प्रसाधन की सामग्रियां बहुत अधिक प्रयोग की जाती थी और लोग इस तरह का प्रयोग करते थे। इन्हें मातृ देवी की संज्ञा भी दी गई है। इन मृण मूर्तियों को नारी की बहुत अधिक मात्रा में मूर्तियां मिली है जिन्हें मातृ देवी की। इस आधार पर यह भी बताया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। इन मातृ देवी की मूर्तियों के आधार पर ही ये अनुमान लगाया जाता है। पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियां जिनमें उन्हें लगभग मानवीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रखकर बैठा हुआ दिखाया गया, घुटनों पर हाथ रखते हुए, आंखें बंद करते हुए वो इस तरह से बैठा दिखाया गया कि जिस तरह से लग रहा है कि वो योगी की होगी मूर्ति या पुरोहित राजा की मूर्ति होगी, तो उनको पुरोहित राजा के वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। अन्य दृष्टांतों में संरचनाओं को अनुष्ठानिक महत्व का माना गया है। अनुष्ठानिक में जैसे विशाल स्नानघर मिले हैं, काली बंधन और लोथल से कई वेदियां मिली है, हवन कुंड मिले हैं, उससे भी अनुमान लगाया जाता है कि ये यहाँ पे यज्ञ वगैरह किए जाते होंगे। विशाल स्नानागार में किसी उत्सव पर, विशेष समारोह पर ये सब साथ मिलकर स्नान वगैरह करते होंगे। तो ये सारे अनुष्ठानिक रूप से धार्मिक प्रथाओं से इनको जोड़ा गया है, जिसमें अनुमान लगाया जाता है और जिसमें अभी तक स्पष्टीकरण हमें देखने को नहीं मिलता है। मोहरे जिनमें से कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हुए हैं, उनके परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया गया। अनुष्ठान के यानी कुछ मोहरों पर एक योगी मुद्रासन में बैठा है जिसके चारों तरफ पशु बैठे हैं, और एक मोहर है, एक ऐसी मोहर मिली है जिसमें पेड़ है, एक स्त्री है जिसके गर्भ से पेड़ की शाखाएं निकलती हुई दिखाई दी है, तो उसको भी एक वृक्ष पूजा के रूप में। तो मोहरों को अनुष्ठान के दृश्य माने गए हैं। कुछ अन्य जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्ण है, मान्यता अनुसार प्रकृति की पूजा के संकेत होते हैं। जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्ण है तो ऐसा माना जाता है कि उस समय पेड़ पौधों की पूजा की जाती होगी। इसको भी वर्तमान से जोड़ा गया है। हम वर्तमान में भी पीपल की पूजा, तुलसी की पूजा, इन पेड़ों की पूजा करते हैं, और उस समय भी मोहरों पर पेड़, एक गर्भ से, महिला की गर्भ से निकलता हुआ पेड़ दिखाया गया है। मोहरों पर कई तरह के पेड़ दिखाए गए हैं, तो इस उन पेड़ों की पूजा से ही इसको जोड़ा गया है। वर्तमान को उस अतीत से जोड़ा गया है। मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवरों के, जैसे कि एक सींग वाला जानवर है जिसे आमतौर पर एक श्रृंगी कहा जाता है, कल्पित तथा संश्लिष्ट लगता है। कल्पित यानी कल्पना का है। वर्तमान में कहीं भी एक सींग का ऐसा जानवर हमें देखने को नहीं मिलता है और ना ही इसके कोई साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इसलिए इसको बताया गया कि कल्पित है, कल्पना के आधार पर इस जानवर का चित्र बनाया गया था। कुछ मोहरों पर ऐसी आकृति जिसे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में भी बिठाया गया है, और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा हुआ दर्शाया गया है। माना जाता है कि आद्य शिव की पूजा कर रहे होंगे, आद्य शिव की ये होती होगी, अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में एक आरंभिक रूप से इसको संज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त पत्थर की सक्वाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये छोटी छोटी सक्वाकार आकृति की जो पत्थर मिले हैं वो लिंग के रूप में, शिव की पूजा के रूप में उसको काम में लेते होंगे। हड़प्पाई धर्म के कई पुनर्निर्माण इस अनुमान के आधार पर भी किए गए हैं कि आरंभिक तथा बाद की परंपराओं में समानताएं होती है। जो पहले की परंपराएं थी, जो वर्तमान में चल रही परंपराएं, इनमें समानताएं, उन समानताओं के साथ ही उनके वर्गीकरण को जोड़ा गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकांशतः पुरातत्वविद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, कि जो हमें पता है और जो जानकारी है उनके आधार पर, जो जानकारी नहीं है उनको उससे जोड़कर, उनकी उपयोगिता के आधार पर उनको जोड़कर ज्ञात से अज्ञात की ओर जोड़ के उनको बताया जाता है। हालांकि यह नीति पत्थर की चक्कियों तथा पात्रों के संबंध में युक्ति संगत हो सकती है, लेकिन धार्मिक प्रतीक के संदर्भ में ये अधिक संदिग्ध लगती है। यानी धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में ये अधिक समस्याएं आ जाती है। उदाहरण के लिए दे रखा है कि आद्य शिव मोहरों को देखते हैं। सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद, जिसमें रुद्र का नाम एक देवता के रूप में मिलता है, जो बाद में पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए परिचित एक नाम है। लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में ना तो पशुपति और ना ही एक योगी के रूप में दर्शाया गया। तो फिर हड़प्पा सभ्यता में उस योगी को शिव से कैसे जोड़ा जा सकता है, ये प्रश्न का विषय है। ऐसे प्रश्न जब पुरातत्वविदों के सामने आते हैं तो इन प्रश्नों को विद्वानों ने अभी तक सुझाया नहीं गया है। तो ऐसे प्रश्नों को सुझाना विद्वानों के लिए, पुरातत्वविदों के लिए एक समस्या बन जाती है।
तो जैसा बताया गया कि ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से ये मेल नहीं खाता है। फिर क्या ये कोई समन था? ये देखिए, अंडरलाइन कीजिए, समन क्या है। समन के बारे में अगर पूछा जाए तो समन वे महिलाएं या पुरुष होते हैं जो जादुई कला जानते हैं, जादू करना जानते हैं, जादू के माध्यम से इलाज करने की शक्ति उनके पास होती है, तथा साथ ही वो दूसरी दुनिया के लोगों से, दूसरी दुनिया में रहने वाले लोगों से संपर्क साधने का सामर्थ्य होने का दावा करते हैं। वो बताते हैं कि हम दूसरी दुनिया के लोगों से संपर्क कर सकते हैं, उनकी आवाज सुन सकते हैं, उन तक हमारी आवाज पहुंच सकती है। उन लोगों को, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष, उसमें दोनों ही तरह कहते हैं, उन लोगों को शमन कहा जाता है। तो क्या ये पशुपति थे, शिव थे, आद्य शिव थे, अथवा ये कोई शमन थे, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। इतने दशकों में पुरातात्विक कार्यों की क्या उपलब्धियां रही है? उपलब्धियों के बारे में बताया कि क्या रही है। हड़प्पा अर्थव्यवस्था के बारे में हमारी जानकारी कुछ बेहतर हुई है। जैसे जैसे खुदाई होती जाती है, पुरातात्विक कार्य बढ़ता जाता है, उन कार्यों के आधार पर हमारी जानकारी भी कुछ बेहतर होती जाती है। एक सामाजिक विभिन्नताओं की गुत्थी सुलझाने में भी इतिहासकार सफल हुए हैं, और इस सभ्यता की कार्य प्रणाली के विषय में हमारी जानकारी भी बढ़ी है। सच में ये स्पष्ट नहीं है कि लिपि के पढ़े जाने की स्थिति में हम और कितना जान पाते। यदि एक द्विभाषिक अभिलेख मिलता तो हड़प्पा निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के विषय में प्रश्नों का संभवतः विराम लग जाता। लेकिन सिर्फ ये लिपि हमें मोहरों पर मिली है, अभिलेखों पर नहीं मिली है, तो इस वजह से उनको पढ़ा जाना संभव नहीं हो पाया। अगर इस लिपि के बारे में पढ़ पाते तो हमारी जानकारी निश्चित रूप से कई अधिक बढ़ जाती। कई पुनर्निर्माण अभी भी संदिग्ध बने हुए हैं। इसीलिए क्या विशाल स्नानागार एक अनुष्ठित संरचना थी? साक्षरता कितनी व्यापक थी? कितने लोग पढ़े लिखे थे? कितना पढ़ना जानते थे? हड़प्पाई कब्रिस्तानों में सामाजिक भिन्नताएं कम क्यों दिखाई देती है? स्त्री पुरुष संबंधों में से जुड़े प्रश्न भी अभी हमारे पास, इनके भी उत्तर नहीं है। क्या महिलाएं मृदभांड बनाती थी या फिर केवल उन्हें रंगने का कार्य करती थी? दूसरे शिल्प कर्मियों का क्या कार्य था? इस तरह के नारी मरण मूर्तियों का क्या उपयोग था? बहुत अधिक मात्रा में नारी की मरण मूर्तियां मिली है, तो इनका क्या उपयोग था? इस तरह के प्रश्नों का कई ऐसे पहलू है जिनकी जानकारी अभी हमें नहीं मिली है। विद्वानों ने ऐसे अन्वेषण किए हैं और भविष्य में होने वाले कार्यों में पूरी तरह से नया क्षेत्र हमारे सामने पेश होगा। ठीक है, ये देखिए, लकड़ी के, पक्की मिट्टी के बने खिलौने हैं। ये बैल की आकृतियां है और बैल की आकृतियों से ये खिलौने बने हैं। इन आकृतियों से, इन खिलौनों के माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि उस समय बैल बहुत उपयोगी होता था। बैल को हल के माध्यम से, ये हल की तरह लगते हैं, तो हल से इन्हें खींचा जाता था, हल से खेती की जाती थी और उनको बच्चों के खिलौने के रूप में भी काम में लिया जाता था। अर्नेस्ट मैके ने ये भी बताया, ये छोटे देखिए मोहरे है या लिंग है, लिंग की आकृति के दिए में, ये देखो, इन पत्थरों को खेलने के रूप में भी काम में लेते होंगे, या इनको, इनके विषय में बताया कि ये छोटे आकार के शंकुओं की, इनकी सुंदरता से इनको तराशा गया है, तैयार किया गया है, जो लिंग भी हो सकते हैं या खेले जाने के रूप में इनको काम में भी लेते होंगे। ये भी अर्नेस्ट मैके ने अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन 1948 में ये बताया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये आपके हड़प्पा सभ्यता और ईंटें, अस्थियां और मोहरे, ये चैप्टर आपका आज पूरा होता है। कल इसके अपन प्रश्नोत्तर करेंगे आप सभी किताब के साथ। इस किताब का चैप्टर को रिवीजन करते हुए कल उपस्थित होना इसके प्रश्नोत्तर के लिए। धन्यवाद।